हेलो गाइस। तो कल जैसे कि हम लोगों ने हमारा जो माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हमने पढ़ा था, कल हमने पढ़ा था मेनली माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, हमने उसमें जो एंडिंग की थी कल के टॉपिक की, वो हमने ऐसे बताया था कि अल्टीमेटली हमारा जो माइक्रोस्पोर है वो मैच्योर हो गया और अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो गया, पॉलन ग्रेन में। और वो जो पॉलन ग्रेन है वो बाहर निकल गया कैसे, जब एंथर का ढहीसेंस हुआ, जब एंथर बर्स्ट हुआ तो हमने बोला कि वो जो पॉलन ग्रेन है वो ऐसा, जिसको हम मेल गेमेटोफाइट बोल सकते हैं, वो रिलीज़ हो गया। ठीक है, तो अब आइए बात करते हैं पॉलन ग्रेन के बारे में। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे पॉलन ग्रेन के बारे में। देखिए, अब पॉलन ग्रेन की अगर मैं बात करूं, तो जो पॉलन ग्रेन जो होता है वो नॉर्मली कैसा स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है। पॉलन ग्रेन जो होता है वो एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है आपको। ठीक है, अब इसकी जो साइज़ होती है नॉर्मली अगर मैं बोलूँ तो 25 से 50 माइक्रोमीटर डायमीटर होती है। ठीक है, इसका जो डायमीटर होता है ना, जो स्फीयर का जो डायमीटर होता है वो 25 से 50 माइक्रोमीटर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये जो आपका जो पॉलन ग्रेन होता है ये दो लेयर से बना होता है। इसकी जो वॉल होती है पॉलन ग्रेन की वो 2 लेयर्ड होती है। ठीक है, दो अलग अलग लेयर से इसकी वॉल बनी हुई होती है। ठीक है, जो आउटर मोस्ट लेयर की अगर मैं बात करूँ तो वो तो होती है कौन सी, एक्साइन। जो आउटर मोस्ट लेयर आएगी इसकी वो कौन सी होती है, एक्साइन होती है। अब जो एक्साइन में बात करूँ तो एक्साइन जो होता है वो हार्ड लेयर होती है, ये हार्ड होती है। जो आउटर लेयर होती है ये इसकी आउटर मोस्ट लेयर है, ये एक्साइन है। ये कैसी है, ये इसकी हार्ड लेयर हो गई। क्यों? क्योंकि इसमें एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, एक चीज़ प्रेजेंट होती है, स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन, ठीक है, ये एक सब्सटेंस है, ये एक चीज़ है। ठीक है, स्पोरोपोलिनिन जो कि इसमें प्रेजेंट होता है। अब ये जो होता है इसकी वजह से ये हार्ड होती है। क्यों? क्योंकि ये मोस्ट रेजिस्टेंट मटेरियल देखने को मिलता है। ठीक है, रेजिस्टेंट मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक है, ऑब्वियसली बात है ये ऑर्गेनिक देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ये आपको किस में देखने को मिल रहा है, अल्टीमेटली जो पॉलन ग्रेन है उसमें देखने को मिल रहा है। तो ये मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल आपको देखने को मिलता है। क्या है ये? स्पोरोपोलिनिन। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ एक्साइन की, तो देखिए एक्साइन जो होता है उसमें, अब जैसे ये अगर मैं बात करूँ, ये एक पॉलन ग्रेन है। ठीक है, ये इसकी दो हमने बोला ये वॉल है। ठीक है, ये आउटर वॉल है। अब इसमें कुछ ऐसे पोर्ट्स मिलेंगे, मतलब कुछ आपको ऐसे गैप्स मिलेंगे अल्टीमेटली। ठीक है, एक कुछ आप जिससे कि है ना चीज़ें निकल सकती है। ठीक है ना, एक्साइन इसमें आ गया। क्या परसेंट है, कुछ अपर्चर्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो मैंने अभी बोला ना, ये पोस्ट टाइप के, ये अपर्चर्स, प्रोमिनेंट अपर्चर्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, जिसको हम क्या बोलते हैं, जर्म पोर्स बोलते हैं। ठीक है, ये जर्म पोर्स वो जगह होती है, जैसे यहाँ मैंने जैसे डायग्राम में दिखाया, देखिए ये जो जर्म पोर्स है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होता है। यहाँ पे आपका जो स्पोरोपोलिनिन है वो कैसा होता है, एब्सेंट होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपकी पूरी आउटर वॉल कवर्ड होती है किससे, स्पोरोपोलिनिन होती है, हार्ड होती है, लेकिन उसमें कुछ डिफेक्ट होता है। डिफेक्ट नहीं मतलब कुछ कुछ जगह जो होती है वहाँ पे स्पोरोपोलिनिन नहीं होता, उनको क्या बोलते हैं, जर्म पोर्स बोलते हैं। अब इस जर्म पोर्स का फंक्शन क्या है, एनसीईआरटी ये पूछती है। तो ये आप लोगों का होमवर्क है कि आप लोग ये देखें कि ये जर्म पोर्स का फंक्शन क्या है, मुझे बताएं। ठीक है, अब आगे अगर नहीं तो फिर मैं बाद में बता ही दूंगा। अब आगे मैं कंटिन्यू करूं तो देखिए इसमें एक बात और, अब क्योंकि मैंने बोला ये मोस्ट रेजिस्टेंट है। ठीक है, ये इतना ज़्यादा रेजिस्टेंट है, ठीक है, कि ये किसको विदस्टैंड कर सकता है, इट कैन विदस्टैंड। विदस्टैंड मतलब ये है ना, अगर मतलब अगर मैं बात दूँ, उसको मैंने हाई टेम्परेचर में, मान लीजिए इसको हाई टेम्परेचर में हीट किया, या मैंने इसको एसिड में डाल दिया, ठीक है, इस स्पोरोपोलिन को या एल्कलाई को डाल दिया, तो उन सबको ये सह जाएगा, उस सबको विद स्टैंड कर जाएगा। मतलब इसको कुछ भी नहीं होगा। अगर एल्कलाई में डाल दिया, एसिड में डाल दिया, हम बोलते हैं एसिड में कोई भी चीज़ गल जाती है, तो ये एसिड में भी नहीं गलता। हाई टेम्परेचर अगर आप इसको देंगे तो भी इसको कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए इसको मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल बोला है। और इसी वजह से जो आपकी जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, इसी वजह से जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो कैसे, वो प्रिजर्व करते हैं, एज अ फॉसिल फ्यूल्स प्रिजर्व्ड रहते हैं। ठीक है, मतलब आपको जो हम फॉसिल्स के बारे में जो हम पढ़ते हैं ना, फॉसिल्स, उसमें आपको पॉलन ग्रेन्स भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि स्पोरोपोलिनिन प्रेजेंट होता है, वो इतना हार्ड होता है कि वो किसी भी तरीके से धूप आंधी बारिश कुछ भी आ जाए उसको कुछ नहीं होगा, तो वो एज अ पॉलन के, एज अ फॉसिल के फॉर्म में प्रिजर्व रहता है। ठीक है, और आगे जाके आपको मतलब जो पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को मिलता है उससे पता लग सकता है कि कौन कौन से प्लांट्स हैं, उसके स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें पता लग सकती है। ठीक है, पॉलन ग्रेन जो होता है वो एज अ फॉसिल डिपॉजिट रहता है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो इंटरनल लेयर, अब हम बात करें, हमने आउटर वॉल की बात कर ली, अब हम बात करेंगे इनर वॉल की। अब इनर वॉल को क्या बोलते हैं, इंटाइन। जैसे आउटर वॉल को एक्साइन बोला था, इनर वॉल को हम बोलते हैं इंटाइन। अब ये इंटाइन का काम क्या है, ठीक है, सबसे पहले तो मैं बात करूँ, इंटाइन जो होती है एक थिन लेयर होती है एंड कंटिन्यूस लेयर होती है। इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये कंटिन्यूस होती है, जैसे वो कंटिन्यूस नहीं थी, आपने देखा था उसमें बीच बीच में जर्म पोर्स देखने को मिले थे। ठीक है, इनर वॉल यहाँ पे इसकी इंटाइन होती है, ये थिन एंड कंटिन्यूस लेयर होती है, जो कि किसकी बनी होती है, इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पैक्टिन।
इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज। इनका जो कंपोजिशन है ये इंपॉर्टेंट है दोनों ही लेयर का। जो आपकी आउटर लेयर थी वो स्पोरोपोलिन की बनी थी, और जो आपकी इनर वॉल है वो सेलुलोज और पैक्टिन की बनी है। दोनों ही आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ तो ये जो अपन ने बोला पोलन ग्रेन, ठीक है, पोलन ग्रेन के अंदर ये देखिए दोनों वॉल के अंदर जाऊंगा तो मैं क्या आएगा, साइटोप्लाज्म मिलेगा, ठीक है। वो जो साइटोप्लाज्म होगा ना, लेकिन वो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर रहता है। इन दोनों वॉल के अंदर क्या मिलेगा आपको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो क्या बोल सकता हूँ, जो साइटोप्लाज्म जो होगा पोलन ग्रेन का, जो साइटोप्लाज्म होगा उसको कौन सराउंड करेगा, इट इज़ सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब मैंने यहाँ ये इतनी बात कर ली, मैंने आप लोग को पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर बता दिया। मैंने बता दिया कि जो पोलन ग्रेन होती है वो अल्टीमेटली 2 लेयर्स में बनी हुई होती है, ठीक है। और वो जो 2 लेयर्स हैं वो उसमें क्या क्या कंपोजिशन है। अब अगर मैं जब बोलता हूँ कि मान लो मैच्योर हो गया, अब जब मैच्योर जो हो जाता है ना, पोलन ग्रेन जब मैच्योर हो जाता है तो उसमें 2 सेल्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। 2 सेल्स देखने को मिलते हैं, कौन कौन से, एक तो वेजिटेटिव सेल और एक जेनरेटिव सेल, ठीक है। एक तो वेजिटेटिव सेल और एक जेनरेटिव सेल। तो एक बार मैं आपको बता दूँ ये मैच्योर कैसे होता है। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करूँ तो आपके पास क्या था, एक माइक्रोस्पोर था, ठीक है। ये माइक्रोस्पोर है और अल्टीमेटली वो किस में कन्वर्ट हो गया, पोलन में, ठीक है। पोलन में कन्वर्ट हो गया, ये स्टार्टिंग का पोलन ग्रेन है, ये पोलन ग्रेन आ गई आपकी स्टार्टिंग वाली, ठीक है, जिसके अंदर 2 लेयर आ गई आपको, और अंदर क्या आ रहा है, अंदर ये आ गया आपका न्यूक्लियस और ये साइटोप्लाज्म देखने को मिल जाएगा। इसके बाद इसमें क्या होता है अल्टीमेटली, ये देखिए इसमें ये ऐसे वैक्यूल्स बन जाते हैं, इसमें 2 वैक्यूल्स बन जाते हैं और अल्टीमेटली यहाँ पे सेल देखने को मिलेगा और ये पूरा साइटोप्लाज्म है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद यहाँ पे एक एसिमेट्रिकल स्पिंडल बनता है, ठीक है, क्योंकि डिवाइड होना होता है। तो यहाँ पे देखिए ये एसिमेट्रिकल, यहाँ पे क्या है, स्पिंडल बोल सकते हैं आप इसको, ये इसको एसिमेट्रिकल स्पिंडल बनता है। मतलब अल्टीमेटली यहाँ पे डिवाइड होते हैं जो वैक्यूल्स वगैरह हैं, ताकि आपके 2 सेल जो मैंने बोला आपके वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल बनते हैं। इसका फंक्शन वगैरह इनके अंदर क्या होते हैं सब अभी हम बात करेंगे, पर ये बनते कैसे पहले वो मैं बता रहा हूँ। और उसके बाद अल्टीमेटली क्या होगा, ये आपका फाइनल पोलन ग्रेन जो होती है वो बनी, ये 2 लेयर आई आपकी, ठीक है। अब इसमें ये एक तो ये बड़ा सेल बनता है, ठीक है, ये बड़ा सेल बनता है, ठीक है, और इसके आगे आसपास सारा साइटोप्लाज्म, और एक ये छोटा सेल बनता है, तो इसके आसपास साइटोप्लाज्म। ये जो बड़ा सेल होता है इसको तो हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, और ये छोटा वाले को हम बोलते हैं जेनरेटिव सेल। ये है पोलन ग्रेन, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे मैं बात करूँ तो जो आपका वेजिटेटिव सेल होता है वो कैसा भी हमने बताया, वो बिगर होता है, ठीक है। उसमें अबंडेंट फूड रिजर्व होता है, ठीक है, वहाँ पे फूड जो होता है अबंडेंट ना मिलता है उसके न्यूट्रिशन के लिए। वेजिटेटिव सेल का काम वैसे होता भी नॉर्मली न्यूट्रिशन ही है, ठीक है। ये फूड रिजर्व इसमें प्रेजेंट होता है। और मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे लार्ज एंड इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस होता है, लार्ज एंड इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस। इसमें जो न्यूक्लियस आपको देखने को मिलेगा ना, वो कैसा होता है, लार्ज होता है और इरेगुलर होता है, ठीक है। तो लार्ज और इरेगुलर शेप आपको न्यूक्लियस देखने को मिलेगा किसमें, वेजिटेटिव सेल में, प्लस ये बड़ा होता है। अब अगर मैं बात करूं जेनरेटिव सेल की, तो ये स्मॉल होता है, ये आप देख चुके हैं। और ये किस में फ्लोट करेगा, ये फ्लोट करेगा साइटोप्लाज्म में। किसके साइटोप्लाज्म में, देखिए ये जो आपका वेजिटेटिव सेल है ये साइटोप्लाज्म सीक्रेट करता है ये पूरा, तो ये फ्लोट करेगा साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल के। तो वेजिटेटिव सेल जो साइटोप्लाज्म सीक्रेट कर रहा है उसमें ये फ्लोट करता है, ठीक है। अब ये कैसा होता है, ये स्पिंडल शेप्ड होता है, ठीक है, पतला सा होता है, ठीक है, जिसके दोनों एंड्स होते हैं एकदम नुकीले से होते हैं। तो ये स्पिंडल शेप्ड हो गया, और इसमें क्या होगा, डेंस साइटोप्लाज्म मिलेगा, और न्यूक्लियस तो मिलेगा ही, नॉर्मल न्यूक्लियस यहाँ पे एक होता है, डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो ये आपकी नॉर्मल मॉर्फोलॉजी हो गई जनरेटिव सेल की कि कैसा दिखता है, स्पिंडल शेप दिखता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है और स्मॉल होता है, और वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में ये फ्लोट करता है, ठीक है। ये मैंने एक बात बता दी आपको। अब अगर मैं बात करूँ तो जो अपन अभी क्या बात कर रहे हैं, अपन ये जो पढ़ रहे हैं ये अपन एंजियोस्पर्म्स में पढ़ रहे हैं, पूरा जो अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। तो अगर मैं बोलूँ तो 60% जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं ना, 60% जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनके अंदर जब पोलन ग्रेन शेड होता है, भाई मैंने क्या बोला, पोलन ग्रेन रिलीज होता है ना, जब अपन ने बोला डहीसेंस होता है, ये बात याद रखिएगा, ये जो जब डहीसेंस होता है, जब बर्स्ट होता है पोलन ग्रेन, उससे पहले ये पूरा डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है। पोलन ग्रेन मैच्योर हो जाते हैं उसके बाद ही वो रिलीज होते हैं, ठीक है। तो ये जब डहीसेंस होने से पहले की बात है। अब जब पोलन ग्रेन शेड होते हैं, मतलब जब वो गिरते हैं, ठीक है, जब डहीसेंस होता है तब क्या होता है, नॉर्मली 60% एंजियोस्पर्म्स में तो ये 2 सेल्ड स्टेज पे ही हो जाता है। 2 सेल्ड स्टेज मतलब कैसे, ये एक तो वेजिटेटिव सेल था और एक जेनरेटिव सेल, तो 2 सेल आ गई, तो 2 सेल की स्टेज पे ही हो जाता है ज़्यादातर 60% एंजियोस्पर्म्स में। लेकिन जो रिमेनिंग में क्या होता है, रिमेनिंग में क्या होता है, जो जेनरेटिव सेल है, ये हमारा जो जेनरेटिव सेल है ये डिवाइड करता है माइटोटिकली, ठीक है, ये माइटोटिकली डिवाइड कर जाता है अल्टीमेटली, ठीक है। और ये किसको देता है, 2 मेल गैमेट्स को,
ये किसको राइज करता है? इट गिव राइजेस टू 2 मेल गैमेट्स। क्या करता है हमारा जो जनरेटिव सेल है ये माइटोटिकली डिवाइड करेगा और 2 मेल गैमेट। माइटोटिकली क्यों? क्योंकि ये हैप्लॉइड होता है, इसलिए माइटोटिकली डिवाइड करेगा और 2 मेल गैमेट्स को ये अल्टीमेटली फॉर्म करेगा। ठीक है, बिफोर शेडिंग, बिफोर बस्टिंग, जब शेड होने से पहले। ठीक है, तो कौन सी सेल स्टेज में आ गई? 3 सेल्ड स्टेज। भाई एक तो वेजिटेटिव सेल हाई और आपका जनरेटिव सेल जो है वो 2 में डिवाइड हो गया, 2 मेल गैमेट्स में, तो अल्टीमेटली सेल की कितनी सेल की स्टेज हो गई? ये हो गई 3 सेल्ड स्टेज हो गई। समझ में आया? ठीक है, तो 60% मैक्सिमम में तो कैसा होता है? 2 सेल्ड स्टेज पे होता है, एक वेजिटेटिव एक जनरेटिव। जो बचे हुए हैं उनमें कैसा होता है? 3 सेल्ड स्टेज पे होता है, जिसमें 2 मेल गैमेट बन जाते हैं और एक आपका वेजिटेटिव सेल हो जाता है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ पॉलन ग्रेन्स की, तो जो पॉलन ग्रेन्स होती है ना अलग अलग स्पीशीज़ की, अलग अलग स्पीशीज़ क्योंकि कई अलग अलग तरह के फ्लावर्स देखने को मिलते हैं, कई अलग प्लांट्स मिलते हैं, तो उन सब की जो अलग अलग तरीके से स्पीशीज़ होती है वो सीवियर एलर्जी कॉज करती है। सारी नहीं, मैनी स्पीशीज़ कॉजेज सीवियर एलर्जी। एलर्जी अपन पढ़ चुके हैं क्या होता है, ये क्या कॉज करती है? सीवियर एलर्जी एंड ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस। ठीक है, जो आपका ब्रोंकाई जो है, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में, उसके अंदर भी इन्फेक्शंस वगैरह कॉज करती हैं। ठीक है, एलर्जी कॉज कर देती है। ठीक है, जिससे क्या हो सकता है? क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। ठीक है, हमने बोला था, हमने एलर्जी में बात की थी कि ना एलर्जीज होती है किसी भी तरह से आपको हो सकती है। जैसे मान लीजिए कोई भी स्मेल हो गया या कोई भी आपका कोई सब्सटेंस हो गया, कुछ भी ऐसी चीज़ है, ठीक है, वो है ना आपको एलर्जी कॉज कर सकती है। ठीक है, जरूरी नहीं सब में करें, कुछ लोगों में। तो इसमें भी पॉलन ग्रेन्स होती है, कई स्पीशीज़ की एलर्जी कॉज करती है और वो इतनी सीवियर भी कर सकती है। क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जैसे कि अस्थमा, अस्थमा हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है। ब्रोंकाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन हो सकता है ब्रोंकाई का। ठीक है, ये आपको चीज़ें हो सकती है। जैसे एग्जांपल अगर मैं दूं तो एक पार्थेनियम का एग्जांपल दे रखा है आपके एनसीईआरटी में। पार्थेनियम जो होता है जिसको हम कैरेट ग्रास भी बोलते हैं, कैरेट ग्रास भी बोलते हैं, ये क्या करती है? पॉलन एलर्जी कॉज करती है। क्या कॉज करती है? पॉलन एलर्जी कॉज करती है। ठीक है, ये हमने बेसिक बात हमारी कर ली। यहाँ पे हमने कवर कर दिया किस तरीके से पॉलन ग्रेन मैच्योर होता है, मैक्सिमम में 2 सेल स्टेज पे गिरता है और बाकी में 3 सेल स्टेज में गिरता है। ठीक है, और हमने बाकी अब बात कर ली पॉलन एलर्जी की। इसके बाद हम बात करेंगे, ये तो हमने एलर्जी की बात की, लेकिन पॉलन ग्रेन के बहुत फ़ायदे भी हैं। वो क्या? पॉलन ग्रेन की अगर मैं बात करूँ तो पॉलन ग्रेन जो होता है वो रिच होता है न्यूट्रिएंट्स में, रिच इन न्यूट्रिएंट। जो आपको पॉलन ग्रेन है वो न्यूट्रिएंट्स उसमें बहुत अमाउंट में देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब इन न्यूट्रिएंट का फ़ायदा कैसे होता है? तो इन न्यूट्रिएंट का फ़ायदा इससे होता है कि ये जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं दीज आर यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट्स। फूड के अंदर एज अ फूड जो सप्लीमेंट्स जो यूज़ करते हैं उसकी तरह आप पॉलन ग्रेन्स को यूज़ कर सकते हो। मतलब पॉलन ग्रेन्स जो है एक तरीके से आप ईटेबल वे में यूज़ कर सकते हो। जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है, जो आपकी जो फॉरेन कंट्रीज़ है, अमेरिका वगैरह जो हो गई, उनके अंदर क्या होता है? पॉलन के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। जो पॉलन है उनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको मार्केट में अवेलेबल होंगे। ठीक है, जैसे कि ना टैबलेट्स मिल जाएंगी, पॉलन की टैबलेट्स होगी, सिरप्स मिल जाएंगी पॉलन की। ठीक है, ये सब आपको अवेलेबल हो जाएंगे मार्केट में। कहाँ पे? वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत ये यूज़फुल होता है, बहुत चलता है ये चीज़। ठीक है, इसी के साथ अगर मैं बताऊँ तो पॉलन का अगर कंजप्शन जो करते हैं ना, पॉलन का कंजप्शन, ठीक है, ये इससे क्या होती है? ऐसा बोला जाता है कि अगर पॉलन का कंजप्शन करते हैं तो परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होती है। इंक्रीज परफॉर्मेंस किसकी? जैसे एथलीट्स हो गई, इंक्रीज परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स वगैरह हो गई, या फिर जो रेस के जो घोड़े होते हैं, रेस हॉर्सेज होते हैं, उनके अंदर मैंने परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करने के लिए उनको पॉलन का कंजप्शन करवाया जाता है, पॉलन दिया जाता है। ठीक है, और अगर अब मैं बताऊं तो देखिए ये तो आपके हो गए फ़ायदे हैं। ठीक है, पॉलन कंजप्शन के परफॉर्मेंस वगैरह आप इससे इंक्रीज़ की जा सकती है वगैरह वगैरह सब। ठीक है, अब हमने बोला पॉलन एक बार गिर गया। ठीक है, पॉलन हमने बोला कि वो बस्ट हो गया, एंथर आपका डाइसेंस हो गया उसका और अल्टीमेटली पॉलन गिर गया। तो जब आप पॉलन गिरता है, व्हेन वंस शेड, एक बार जब वो गिर जाता है तो अब वो ज़्यादा टाइम तक वाइबल नहीं रहता। ठीक है, क्योंकि इसको कहाँ पहुँचना है? इसको अल्टीमेटली स्टिग्मा तक जाना है। इसको कहाँ जाना है? स्टिग्मा जाना है। अगर फर्टिलाइजेशन करवाना है तो, अगर इसको फर्टिलाइजेशन करना है तो स्टिग्मा तक जाना ही पड़ेगा इसको। अब स्टिग्मा तक जाना है तो ऐसा है कि ना ये जो वाइबल है, ये जो पॉलन है, ठीक है, जो पॉलन ग्रेन है, ये अपनी वायाबिलिटी, मतलब कितने टाइम तक ये एक्टिव रह सकता है, कब तक ये फर्टिलाइजेशन कर सकता है। ठीक है, क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ होती है, अगर मान लीजिए आप स्पर्म की बात करूँ, जैसे ह्यूमन्स में स्पर्म की बात करूँ, तो स्पर्म भी जो होता है वो 24 से 48 घंटे तक ही वाइबल रहता है। उसके बाद वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकता, उससे पहले उसको एग से मिलना होगा। उसी तरीके से आपका जो पॉलन ग्रेन बना, उसमें जो जनरेटिव सेल वगैरह जो होते हैं, ठीक है, वो कब तक एक्टिव रहते हैं? कुछ टाइम तक। ठीक है, उनकी वायबिलिटीज होती है, थोड़े समय तक रहती है, तो उससे पहले उनको स्टिग्मा से मिलना होगा, वरना फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, अब ये जो वायबिलिटी होती है ये वेरी करती है, अलग अलग प्लांट्स में, अलग अलग स्पीशीज़ में वेरी करती है, हाईली वेरिएबल होती है ये। ठीक है, हाईली वेरी करती है ये। और किस पे डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है एक तो टेम्परेचर पे, कि पर्टिकुलर जगह का टेम्परेचर कैसा है, ह्यूमिडिटी पे,
ठीक है, वो कितनी मॉइस्ट है नहीं है वो जगह, तो ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर पे ये डिपेंड करती है इसकी वायबिलिटी किसकी, पॉलन ग्रेन की। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे सीरियल्स हो गए राइस एंड वीट, ठीक है, जो आपका गेहूँ चावल जो हो गए, इनका जो पॉलन ग्रेन होता है इनकी वायबिलिटी होती है 30 मिनट। बस अगर 30 मिनट के अंदर अंदर अगर ये नहीं मिले, स्टिग्मा पे नहीं गए अगर ये लोग, तो अल्टीमेटली ख़त्म है मामला। ठीक है, अगर ये 30 मिनट तक नहीं गए तो फिर ये वाइबिलिटी इनकी लूज़ हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे अगर मैं मेंबर्स, कुछ मेंबर्स होते हैं किसके, सोलोनेसी, ठीक है, जैसे सोलोनेसी हो गया, पोटैटो फैमिली जैसे पोटैटो वाले हो गए, ठीक है, रोजेसी, ठीक है, लेग्यूमिनसी, ठीक है, ये फैमिलीज़ के नाम याद करने पड़ेंगे क्योंकि एग्जाम में जैसे अगर मैं बताऊं तो ऐसा हो सकता है, जैसे अगर मान लीजिए कि ट्रू फॉल्स में आ जाए, ठीक है, इन जनरल या किसी भी और तरीके से एमसीक्यू वगैरह के अंदर ये 3 की जगह कोई और फैमिली दे दें तो उससे पूछ सकते हैं। ठीक है, घुमा फिरा के क्वेश्चन देने के लिए सोलेनेसी, रोजेसी और लेगुमिनेसी के जो मेंबर्स होते हैं उनके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो मंथ्स तक वाइबल रहते हैं, मतलब महीनों महीनों तक भी उनको कुछ भी नहीं होता। तो ये भी एक चीज़ है। तो मतलब आप देख सकते हैं कि वायबिलिटी जो है वो डिपेंड करती है, वो अलग अलग में, जैसे राइस और वीट में तो 30 मिनट में आपका पॉलन ग्रेन खराब हो जाएगा, कोई काम का नहीं है, जबकि इनके मेंबर्स में मंथ्स तक चलती है। तो इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एज वेल एज ह्यूमिडिटी। अब मैं बात करूं तो ऐसा आजकल ये भी पॉसिबल हो पाया है, जो आपके पॉलन ग्रेन्स हैं उसको स्टोर कर सकते हैं। पॉलन ग्रेन्स आजकल स्टोर हो जाते हैं, ठीक है, फॉर ईयर्स। मतलब आप जैसे पॉलन ग्रेन्स हैं, ठीक है, नॉर्मल हम क्या बोलते हैं, एक बार प्लांट से शेड हो गए कुछ दिन में ख़राब, ठीक है, तो पॉलन ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है। ठीक है, आजकल स्टोर कर सकते हैं सालों सालों तक। ठीक है, किस में, इन लिक्विड नाइट्रोजन में, लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करके रखते हैं ताकि ख़राब ना हो जाए, जो कि जिसका टेम्परेचर कितना होता है यहाँ पे -196 डिग्री सेल्सियस के अंदर उसको स्टोर करके रखा जाता है। ठीक है, अब जो स्टोर्ड पॉलन है, ठीक है, मतलब इसी तरीके से आप बोल सकते हैं कि पॉलन को इस तरह स्टोर करके देखा जाता है, जैसे पॉलन बैंक हो गया, पॉलन बैंक के अंदर रखा जाता है। मतलब जो जहाँ पे भी स्टोर करते हैं उसको आप जगह को आप ये बोल सकते हो कि वो पॉलन बैंक हो गया। जैसे सीड्स वगैरह है उनको स्टोर करके रखा जाता है। ठीक है, तो उसी तरीके से वो जैसे सीड को स्टोर करते हैं सीड बैंक्स बोल देते हैं, पॉलन को स्टोर करते हैं तो यहाँ पे इसको हमने पॉलन बैंक बोल दिया, ताकि जब ज़रूरत आए तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा पूरा जो भी मेल पार्ट जो है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसका हमने पूरा डेवलपमेंट बता दिया, किस तरीके से वो डेवलप होता है, कितना वायबल होता है, कैसे क्या वो पहुँचता है। अब हम बात करेंगे फीमेल वाले की, हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे।